नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालकर। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। उत्तराखंड के 3 जिलों में बारिश की संभावना। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मौसम विभाग की ओर से ये अनुमान भी जताया गया है, जहां पर उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में हो सकती है हल्की बारिश। देहरादून में मौसम साफ रहने का भी अनुमान जारी किया गया है। बुधवार को देहरादून का अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान रहा 20 डिग्री सेल्सियस। तेज धूप और गर्मी से लोग परेशान भी नजर आए। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज मौसम बदलने का अनुमान भी जारी किया गया है और देहरादून में मौसम साफ रहने का अनुमान जारी किया गया है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का अनुमान मौसम विभाग ने जताया हाल फिलहाल में? बिल्कुल ईशा, उत्तराखंड मौसम विभाग के द्वारा पूर्वानुमान जारी किया गया है और मौसम विभाग का कहना है कि उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में आज जो है वो हल्की बारिश हो सकती है। और इसी के साथ ही जो मौसम, हालांकि जो जनपद, मैदानी जनपद है, वहाँ पर मौसम साफ रहने के आसार जो है वो जताए गए हैं, लेकिन जो पर्वतीय जिले हैं जिसमें कि उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, वहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। और जो 2500 से 3000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र है, वहाँ पर थोड़ी हल्की बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। इसी के साथ ही जो तापमान में, मैदानी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो तापमान में बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। देहरादून का अधिकतम तापमान 37 डिग्री के पार जो है पहुंच चुका है। इसी के साथ ही जो न्यूनतम तापमान है वो 20 डिग्री तक का है। इस तरीके से मैदानी क्षेत्रों में तेज धूप जो है गर्मी बढ़ा भी रही है, जिससे लोगों को परेशानी भी हो रही है। इसी के साथ ही लू भी लगातार जो वो चल रही है और ऐसे में बारिश, हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं जनपदों में हल्की हल्की बारिश कहीं कहीं पर देखने को मिल रही है। लेकिन आज मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है, इसके तहत किस तरीके का आज मौसम रहता है, तो ये तमाम चीजें भी देखने वाली होंगी। और कैसा मौसम आज बना रहेगा और आगे उसके लिहाज से जो आज का मौसम रहेगा, आगे उसके हिसाब से कैसा मौसम देखने को मिलेगा, उसके लिए भी फिर मौसम विभाग जो है पूर्वानुमान जारी करेगा। अरुण, जल्द ही उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा भी शुरू होने जा रही है। लगता है संपर्क टूट गया है। बहुत शुक्रिया अरुण आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। काशीपुर के कुंडेश्वरी क्षेत्र में बना नया ARTO कार्यालय अब तकनीक और व्यवस्था का नया प्रतीक बन गया है। ऐसे में अब लोग भी वहां पर पहुंचेंगे और व्यवस्थाओं का जायजा भी ले सकेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस नवनिर्मित सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय भवन और अत्याधुनिक ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का विधिवत लोकार्पण भी किया है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सांसद अजय भट्ट, क्षेत्रीय विधायक त्रिलोक सिंह चीमा भी मौजूद रहे। इस आज ARTO भवन के यहाँ पर आज इसके लोकार्पण से उद्घाटन निश्चित रूप से स्पिरिट सिटी और आसपास के क्षेत्र के लोगों को बहुत लाभ मिलने वाला है, बहुत सुविधा उनके लिए होने वाली है। जिससे उनकी पढ़ाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। नवाचार आगे बढ़ रहा है और आज जो साइंस टेक्नोलॉजी उसका लाभ हम सबको मिलेगा और एक नया काम। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और ऐसे में विपक्ष इन तैयारियों को नाकाफी भी मान रहा है। तो वहीं बीजेपी विधायक बृजभूषण गैरोला ने भी कहा है कि सरकार की तैयारियां पूरी है और ऐसे में उन्होंने हॉर्नबिल टीवी से भी खास बातचीत की है। पहले से विधायक बृजभूषण गैरोला जी हमारे साथ मौजूद हैं। विधायक जी, 4 धाम यात्रा की शुरुआत क्योंकि बड़ी जोरों शोरों से होने वाली है, लाखों लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी करा दिए हैं, किस तरह की तैयारियां हैं सरकार की? हमारी सरकार की पूरी तैयारियां हैं और जो हमारे जो तीर्थ यात्री आएंगे उनके लिए सड़कें बहुत सुंदर व्यवस्थित तरीके से बन गई हैं। जहाँ पर कहीं कुछ स्थानों पे, जैसे कहीं पे लैंडस्लाइड वगैरह होता था, उनको बिल्कुल ठीक कर दिया गया है। पीने के पानी की व्यवस्था कर दी है। स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर्स की टीम, मेडिकल टीम
पूरी हमारी और सफाई सारी व्यवस्थाएं लगा कर दी गई हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस समय गत वर्ष से भी अधिक संख्या में हमारे तीर्थयात्री हमारे उत्तराखंड के चारों धामों में दर्शन करने के लिए आएंगे। सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार समीक्षा कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी बैठक ले रहे हैं और हमारे अधिकारी स्थान पे जा कर के, तीर्थ स्थलों पे जा कर के वहाँ पर सारे अधिकारियों को, कलेक्टर को ले करके, सारे संबंधित विभाग के अधिकारियों को ले करके वहाँ पर जा कर के सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। हमारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति है, गंगोत्री मंदिर समिति है, यमुनोत्री मंदिर समिति है, उनके सभी अधिकारी कर्मचारी लगातार व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और सरकार लगातार उनकी मॉनिटरिंग कर रही है। और निश्चित तौर पर हर प्रकार की सुविधाएं, तीर्थयात्रियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, वो सारा हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस संतुष्ट नहीं आ रही है आपकी जो व्यवस्थाएं हैं। कांग्रेस कह रही है कि पहले तो आप लोग दावा करते हैं लेकिन लास्ट में व्यवस्थाएं चरमराई जाती हैं। देखिए, अब कांग्रेस का काम है, वो तो कुछ ना कुछ तो कहेगी। उनसे पूछिए कि जब आपकी सरकार थी तो हमारे देश से या हमारे NRI जो बाहर रहते हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, वो दर्शन करने के लिए इतनी कम संख्या में क्यों आते थे? 2 लाख, 4 लाख। आज ये 40 लाख और 50 लाख के बीच का आंकड़ा हमारा हो गया है और इस वर्ष भी बहुत बढ़ेगा। ये इसीलिए आ रहे हैं कि हमने सारी सुविधाएं, तीर्थयात्रियों को सब सुविधाएं दी हैं। अब आप देखिए, केदारनाथ जी के धाम में देखिए सुंदर व्यवस्थाएं हो गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सारी सुविधाएं बन गई हैं। बद्रीनाथ जी का में काम लगातार चल रहा है, सारी सुविधाएं हर जगह, हर धामों में हर प्रकार की सुविधाएं और लगातार की जा रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इसकी बैठकें ले रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी बैठकें ले रहे हैं, हमारे विधायक मंत्री जो क्षेत्र के हैं वो लगातार इसकी बैठकें ले रहे हैं, लगातार वो कर रहे हैं कि किसी भी तीर्थयात्री को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तो हमारी सरकार का काम तो हर तीर्थयात्री को हर सुविधाएं देना है। अच्छा, कैबिनेट का क्योंकि विस्तार भी होना है, 5 पद अभी भी खाली चल रहे हैं, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं, आपका नाम भी कहीं ना कहीं चर्चाओं में है। किस रूप में आप देख भी रहे हैं और क्या माने कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और कब तक ये सब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? अभी तो जहाँ तक आपने हमारे नाम का कहा है, मैं तो कहीं कोई ना मैंने कहीं कोई आवेदन किया है, ना मैंने कहीं कोई अपनी इच्छा व्यक्त की है। पार्टी नेतृत्व ने मुझे जब जब कोई भी जिम्मेवारी दी है, मैंने उसका निर्वहन करने का मेरा एक दायित्व बनता है, एक कर्तव्य बनता है, मैं उसको करता हूँ। जहाँ तक है प्रदेश अध्यक्ष ये संगठन तय करता है, ऊपर से संगठन तय करेगा। और मंत्रिमंडल विस्तार का जो आपने कहा है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय है, उनके विवेक पे करेगा और निश्चित समय पर जब समय होगा उसका निश्चित तौर पर वो भी होगा। आप इंतजार कीजिए, वो भी होगा। और क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। केंद्र की सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा विकास का कार्य कर रहे हैं। लगातार हमारे उत्तराखंड को उनके आशीर्वाद हमको लगातार मिलता है। मैं तो समझता हूँ कि लगभग 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का अधिक उन्होंने हमको, उत्तराखंड को हमको दिया है डेवलपमेंट के लिए। तो विकास के काम बहुत अच्छे हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत विकास के ऐतिहासिक कार्य कर रहे हैं। लगातार काम धरातल पर दिख रहा है और लगातार दिख रहा है। जो घोषणाएँ हो रही हैं वो धरातल पे दिखने लगी हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा कर रहे हैं। घोषणा विभाग हमारा जो है वहाँ पर हमारे अधिकारियों को जिम्मेवारी दी गई है। वो एक एक समीक्षाएं हो रही हैं कि कहाँ पे कितना हुआ, कैसा शासनादेश हो गया है और शासनादेश के बाद वो काम धरातल पे कितना उतरा है। तो उसकी लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। और हर विधायक को 10 प्रायोरिटी, जो आपकी 10 प्राथमिकताएँ हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के सरकार के द्वारा हमसे मांगे गए थे। और मैं तो अपनी विधानसभा की बात कर रहा हूँ कि 10 में से 9 मेरी हो गई हैं, तो इसका मतलब लगभग पूरी हो जाएंगी। जो काम हमारे 3 साल या 5 साल के अंदर होना तो हमारी मैं तो समझता हूँ कि 1.5 साल के अंदर हो गया है। तो मैं तो धन्यवाद देता हूँ सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का। तो हमारा बहुत अच्छा काम हो रहा है और जनता में बहुत खुशी का वातावरण है। तो जैसे हम लोग 17 में जीते, 22 में जीते और 27 में भी हम प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं। अच्छा, क्योंकि वक्फ की संपत्तियों पर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि एक पर जाँच होगी और विपक्ष इसमें नाखुश भी नज़र आ रहा है। किस रूप में आप इसको देख भी रहे हैं कि वक्फ की संपत्तियों की जाँच होना कितना ज़रूरी है? देखिए, मैं तो भारत सरकार का बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने वक्फ कानून बना करके एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया है और इसकी आवश्यकता बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। जो पाप कांग्रेस ने किया आज़ादी के लंबे समय तक, उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ा। उसका खामियाजा वो मुस्लिम जो बहनें यतीम हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर मुस्लिम परिवार हैं, जिसको वक्फ की संपत्ति का जिनको लाभ मिलना चाहिए, जो ज़रूरतमंद थे, उनको इतने सालों से वो वंचित रहे हैं।
और हमारी सरकार ने बप कानून ला करके उनके साथ न्याय किया है। आज उनको हर प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी, तो ये हमारी सरकार, मैं तो सरकार का धन्यवाद देता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बप की संपत्तियों की जांच होनी चाहिए, अगर इसका मिसयूज हुआ है, दुरुपयोग हुआ है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसका उपयोग समाज के उस वर्ग के काम आएगा जिस समाज को उसके लिए आवश्यकता थी, जिसके लिए बप बनाया गया था, वो समाज के हित के काम आएगा। जी धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए ब्रजभूषण गैरोला जी हमारे साथ थे, जो कि राज्य के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पूरे देश में अब उबाल नजर आ रहा है और ऐसे में लोग आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। वहीं लोहाघाट में भी पहलगाम हमले को लेकर आक्रोश है। इसी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं और लोगों ने नगर मंडल अध्यक्ष गिरीश कुंवर के नेतृत्व में आतंकी हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए मौन रखा। उसके बाद आतंकवाद और पाकिस्तान का पुतला दहन भी किया। इस दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। साथ ही पूर्व बीजेपी विधायक पूरन सिंह फर्त्याल और नगर मंडल अध्यक्ष गिरीश कुंवर ने इस घटना को कायरतापूर्ण करार देते हुए कहा है कि सरकार इस मामले को गंभीरता से लेकर कार्रवाई करेगी। इस बड़ी घटना से पूरे देश में एक भय का माहौल पैदा हुआ है। निश्चित ही सरकार इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करेगी और ऐसे जनमानस के लिए जो ऐसा भय का माहौल पैदा हुआ है, आशा करते हैं तुरंत उन अपराधियों को पकड़ा जाए और शांति का एक माहौल देश में हो, यही हम सरकार से अपेक्षा करते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। श्री अखंड परशुराम अखाड़े ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। साथ ही उन्होंने हमले में मृतकों को श्रद्धांजलि भी दी। अखाड़े के कार्यकर्ताओं ने अग्रसेन घाट पर मां गंगा के पुष्प अर्पित कर मृतकों को श्रद्धांजलि दी और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। इस मौके पर पंडित अधीर कौशिक ने कहा है कि पहलगाम में हुआ आतंकी हमला अमानवीय है, जो कि कतई सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार हमले में शामिल आतंकियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करे। उत्तराखंड देवभूमि मां गंगा जी प्रांगण में आज उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, जो कल निहत्ते जो यात्री कश्मीर घूमने गए थे। पहलगाम में जो आतंकवादियों ने गोली चलाई नाम बूझकर, हिंदू हैं तो उन्हें गोली से भून दिया। उन बिटिया तड़फ रही हैं, उनकी आंसू से वित गंगा बह रही है। मन हृदय टूट चुका है। हर समाज का व्यक्ति आज दुखित है, लेकिन घटना उस परिवार के साथ हुई है, हमारे परिवार के साथ नहीं। इसलिए गहरी नींद में भारतवासी जी रहे हैं। ये एक चिंता का विषय है। आज घटना उनके साथ है तो कल आपकी भी बारी है। पैसा आपके काम नहीं आएगा, आपके काम आएगा आपका दल और आपका बल। भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि कश्मीर में जो आतंकवादी जिनको पनाह दे रहे हैं वहाँ के लोकल, तत्काल उनके ऊपर एक्शन हो, तत्काल उनके ऊपर बुलडोजर चले और गोली से भुना जाए। आज हर जगह हिंदू को टारगेट किया जा रहा है और भारत सरकार खामोश बैठी है। सवाल यहाँ है, उधर बांग्लादेश, बंगाल और पूरे भारत के राज्यों में प्रतिदिन गैर हिंदू हिंदुओं को मार रहे हैं। सवाल यहाँ है, कब तक ये समाज सहेगा? और मेरे हिसाब से, श्री अखंड परशुराम अखाड़े के हिसाब से, आज पूरा भारत बंद होना चाहिए था, क्योंकि पूरा भारत बंद होता सरकार से सवाल पूछने चाहिए थे। आज कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से आज पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। ऐसे में संतों में भी खासी नाराजगी देखी जा रही है। वहीं आज हरिद्वार के एक कॉलेज में प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री महेंद्र रविंद्र पुरी ने आतंकी हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के शोक सभा में मौन भी रखा। इस मौके पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और कॉलेज प्रबंधन श्री महेंद्र रविंद्र पुरी ने इस आतंकी हमले पर गहरा शोक भी जताया है और ईश्वर से उनके परिजनों को इस गहरे दुख को सहन करने की शक्ति देने की भी बात कही है। उन्होंने कहा है कि आज हम सब को, हिंदुओं को जाति पाति छोड़कर एक
होना होगा और भारत सरकार से मांग की है कि इस हमले में आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई भी दी जाए। कहना चाहूंगा कि जो जम्मू कश्मीर की सरकार है, जो उमर अब्दुल्ला की सरकार, उसको बर्खास्त किया जाए, वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, तभी जाकर के वहां पे जितने भी हमारे हिंदू भाई है, जितने सनातनी है, तभी सुरक्षित हो सकते हैं। आपने देखा होगा जब हमारे यहाँ से पूरे हिंदुस्तान के जो यात्री जब वहां पहुंचते हैं, सबसे पहले उनको सुन्नत देखी जाती है, ये हिंदू है मुसलमान है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम तो सब भारतीय भाई, हिंदू हो मुसलमान हो, आप में भेदभाव क्यों है? और आपने देखा होगा उनको सुन्नत देख के जब ये कंफर्म हो गया कि ये हिंदू है, तब जाके उनको गोली मारी, ये उचित नहीं है। इसीलिए मैं यही कहना चाहूंगा, वहां पर राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता है। सेंटर को तुरंत फारूक जो हमारी वहाँ अब्दुल्ला सरकार है, जो भी वहाँ चीफ मिनिस्टर, उसको बर्खास्त करके वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना अति आवश्यक हो गया। लोहाघाट विकास संघर्ष समिति ने एसडीएम लोहाघाट नीतू डांगर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने स्कूल समय में वन वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू करने की भी मांग की, जिस पर एसडीएम लोहाघाट ने तत्काल संज्ञान लेते हुए लोहाघाट विकास संघर्ष समिति, व्यापार संघ, पुलिस, विद्यालयों प्रबंधकों और शिक्षा विभाग के साथ एक बैठक भी आयोजित की और स्कूल समय में वन वे व्यवस्था के लिए सुझाव भी मांगे थे। लोहाघाट विकास संघर्ष समिति ने एक ज्ञापन दिया था कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल आते हैं, तो उस टाइम ट्रैफिक का बहुत दिक्कत होती है और बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत ये मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए मेरे द्वारा आज मीटिंग बुलाई गई और उसमें व्यापार मंडल, स्कूल्स और संघर्ष समिति सभी के सदस्य उपस्थित थे। आपसी सहमति से निर्णय लिया गया है कि सुबह स्कूल खुलने यानी कि 7 से 8 के बीच और शाम को जब स्कूल बंद होगा 1 से 2 के बीच वन वे की सुविधा दी जाएगी और साथ ही उस टाइम मार्केट में मतलब ना लोडिंग होगी ना अनलोडिंग होगी, ताकि बच्चे सुरक्षित रहें और सुरक्षित अपने घर तक पहुँचें। ये हम जल्द ही इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। बैठक बहुत सकारात्मक रही और साथ साथ में व्यापार संघ अध्यक्ष महोदय ने भी इसका समर्थन किया, उस पूरी सहयोग की बात कही, बड़ा अच्छा लगा। ऐसे ही सब लोग मिलजुल के अगर काम करें और एक मत होकर चलें तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत कुछ नगर में कर सकते हैं। जैसे ये वन वे की व्यवस्था है, वन वे की व्यवस्था अगर स्कूल जाते समय और आते समय की हो जाए तो मुझे लगता है कि हमारे जो बच्चे हैं लगभग सुरक्षित हो जाएंगे और जो घटना घटने का हमेशा एक माँ बाप को भी डर लगे रहता है, तो वो घटना नहीं घटेगी। तो क्या आश्वासन उपजिलाधिकारी महोदय ने भी बहुत अच्छा दिया है। उन्होंने कहा है कि हम कल से ही हम लोग उसको आदेश दे देते हैं और कल से हम इसको शुरू कर देते हैं और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तो बहुत अच्छा मुझे लगता है कि ये वन वे व्यवस्था हो जाएगी। और संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह की चर्चा हुई है स्कूली बच्चों को लेकर भी? जी, मैं बताना चाहूंगा, जो लोहाघाट नगर है तो स्कूल समय पे जो बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए जो यातायात चलता है, उस टाइम में यातायात से जो बच्चों को दुर्घटनाओं का खतरा जो बना रहता है, तो उस स्कूल समय में वन वे ट्रैफिक व्यवस्था की मांग जो लोहाघाट संघर्ष समिति उनके द्वारा जो एसडीएम लोहाघाट नीतू डांगर से की गई, जिसमें एसडीएम नीतू डांगर के द्वारा जो है संघर्ष समिति, व्यापारियों और स्कूल प्रबंधकों, पुलिस के साथ एक बैठक की, जो जिसमें एसडीएम नीतू डांगर ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है, जिसको देखते हुए उन्होंने जो है स्कूल समय में वन वे ट्रैफिक व्यवस्था संचालित करने के निर्देश दिए हैं। जल्द जो है ये व्यवस्था जो है शुरू हो जाएगी। एसडीएम ने साफ कहा कि बच्चों की सुरक्षा ही हमारी जो है पहली प्राथमिकता है। एसडीएम के साथ का जो जितने संगठन आए थे, व्यापारी वर्ग थे, सबने उसमें जो अपना समर्थन दिया। जल्द वन वे ट्रैफिक व्यवस्था देखने को लोहाघाट नगर में मिल सकती है। जी बिल्कुल लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इन दिनों आमने सामने हैं। दोनों दिग्गज नेता पुराने मुद्दों के झूठ बोलने की सियासत हो रही है। हरीश रावत प्रदेश के जिलों का दौरा कर रहे हैं और बीजेपी के झूठे आरोपों के खिलाफ मंदिरों में अर्जी लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में फिर आमने सामने पक्ष विपक्ष, पुराने मुद्दों पर हरदा महेंद्र भट्ट में हो रही बहस, मंदिरों में बीजेपी के खिलाफ अर्जी लगा रहे हरदा। दो 2017 के एक मुद्दे को लेकर उत्तराखंड की राजनीति गर्म है। राज्य के पूर्व सीएम हरीश रावत और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट में बहस हो रही है।
चंपावत पहुंचे हरीश रावत ने कुलजू मंदिर में पूजा की और बीजेपी के झूठे आरोपों के खिलाफ अर्जी लगाई। हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी सरकार जनहित के मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है और विकास के नाम पर सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसी गंभीर समस्याओं पर सरकार की चुप्पी से इतना तो साफ हो गया है कि सरकार को आम जनता की चिंता नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने जो वादे चुनाव से पहले किए थे, उनमें से अधिकांश अब तक पूरे नहीं किए गए हैं। ये संकल्प लिया है कि जहाँ जहाँ अन्याय होगा उस अन्याय के खिलाफ हम संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। और उसका जो संकल्प पत्र है वो भी हमने कुलजू के मंदिर में पेश किया है। जो भाजपा के दो झूठ हैं, क्योंकि झूठ और सत्य की लड़ाई है। सत्य कांग्रेस के पक्ष में है, झूठ भाजपा के पक्ष में। और झूठ, जहाँ झूठ होता है वहाँ धर्म का नाश होता है। तो ये भाजपा जो है झूठ बोल करके लगातार धर्म का नाश कर रही है। 2014 में भी इन्होंने एक झूठ बोला, कहा कि हम हर खाते में 15 लाख रुपए भेजेंगे हनुमा बहन की, और उसके बाद 2017 में झूठ बोला उत्तराखंड के चुनाव के वक्त में, 2022 में उत्तराखंड के चुनाव के वक्त में भाजपा ने एक झूठ बोला। हमारा कर्तव्य है एक राजनीतिक दल के रूप में और एक व्यक्ति के रूप में भी मेरा कर्तव्य है कि मैं इस झूठ का पर्दाफाश करूं और इसको जनता तक लेकर के जाऊं और लोगों से कहूं कि भाजपा के लोग कितने झूठे हैं। बीजेपी पर दो झूठ बोलने का लगाया आरोप। पहला झूठ, जुम्मे की नमाज की छुट्टी करना। दूसरा, प्रदेश में मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलना। बीजेपी की सरकार ने देश को कर दिया बर्बाद। पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि बीजेपी की सरकार ने उनके खिलाफ दो महा झूठ बोले हैं, जिसमें पहला झूठ है वर्ष 2017 में कांग्रेस सरकार पर शुक्रवार को जुम्मे की नमाज की छुट्टी करना। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।